सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूं कि आज हम लोग सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे अंदर बाहर या सरफेस पे। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे एडवांस में कभी कभी सवाल आ गया है। और अगर ये जान जाइएगा ना तो है भी आसान ही। जान जाइएगा तो आपसे आसानी से सवाल होने लगेंगे। सवाल भी लाया हूँ, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सिलेंडर। सिलेंडर चार्ज है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का है और जो भी गॉस लॉ में ये जो हम गॉसियन सरफेस बना रहे थे ना, सब जगह इनफाइनाइट ही ले रहे थे, है ना। लाइन चार्ज लिए थे वो भी इनफाइनाइट वायर की तरह था। यहाँ पे वही वायर को मोटा कर दिए। अगर ये पतला पेन है, इसी को हमने मोटा कर दिया, देख रहे हैं, मोटाई बढ़ा दिया। इधर हाँ, मोटाई बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का शेप लेगा। सिलेंडर मतलब क्या होता है, मोटाई बढ़ा देते हैं। अरे समझ में बच्चों, मोटा रॉड जो होता है, रॉड आपने देखा होगा, वो मोटा होता है तो सिलेंडर का शेप में आ जाता है। जो पाइप होता है वो भी सिलेंडर का शेप का होता है। आ रहे समझ में। तो ये पतला हो गया तो वायर हो गया, और मोटा कर दिए तो सिलेंडर हो गया, वही बात है। तो हम सिलेंडर की वजह से देखने वाले हैं आज। तो वायर का मोटा रूप है जिसमें रेडियस हमको कंसिडर करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको जो बोला जा रहा है यहाँ पे, आपको जो केस लेना है वो पहले देख लेते हैं हम लोग होलो या सॉलिड की वजह से। पहले हम होलो की वजह से देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग होलो, होलो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। होलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग, है ना बच्चों, कंडक्टिंग सिलेंडर। और ये सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है, ये बात नहीं भूलना है। तो देखिए, या तो हम कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग ले लेते हैं होलो वाला, या फिर सॉलिड का कंडक्टिंग ले लेते हैं। अब बोलेंगे भाई ये सब जो बोला, ये सब मैंने जो बोला ना वो एक ही बात है। बोलेंगे ये सारा बात एक ही बात है। हाँ एक ही बात है बच्चों, ये जितना भी लिखा गया है एक ही बात बोला गया है, मतलब कि ये बात है। देखिए ये सारा बोला गया एक ही बात है बच्चों। ये जो सिलेंडर है इस टाइप का, पहली बात ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ भी है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ भी है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये इसका एक्सिस मान लेते हैं ना। और हम अक्सर क्या लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं। तो ये सारा पॉजिटिवली चार्ज इसके सरफेस पे है, अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर होलो है, खाली। होलो का मतलब कि खाली, कैविटी। तो अंदर बच्चों खाली है। तो आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि यहाँ पे बातें क्या हो रही है। होलो रहता है तो पूरा अंदर खाली रहता है, बस चार्जेस सरफेस पे रहते हैं, बाहर। पाइप समझ लीजिए, पाइप जो होता है ना, मोटा पाइप, तो अंदर पूरा खाली रहता है लेकिन बाहर सब कुछ रहता है यहाँ पे, मटेरियल। तो ये चार्जेस यहीं पे हैं। तो बोलेंगे फिर सॉलिड क्यों बोला गया। देखिए पहले आप ये समझिए बच्चों कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होता क्या है। उसके लिए चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कंडक्टिंग एक्चुअली में होता है क्या। कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग क्या होता है और नॉन कंडक्टिंग क्या होता है। ये चीज़ नहीं समझेगा ना तो आपको आगे भी परेशानी करते रहेगा। सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो भाई छोड़ना नहीं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ क्लियर करके ये दोनों में अंतर क्या है। अगर कहीं पे कंडक्टिंग बोला जाए, मतलब कि होल चार्ज, होल चार्जेस, जो चार्ज कंडक्टर पे दिया गया है, होल चार्जेस विल अपीयर ऑन द सरफेस, बचो सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर आपने लिया है उस कंडक्टर पे अगर वो कंडक्टिंग कंडक्टर है, कंडक्टिंग है, वो चार्ज कंडक्टिंग है, तो उसका जितना भी चार्जेज होगा ना वो सारा उसके सरफेस पे आ जाएगा। आ रहा है समझ में। अगर हम सॉलिड स्फेयर या फिर सॉलिड सिलेंडर जो भी लिए थे, अगर हम यहाँ पे सॉलिड भी ले लेना तो अंदर चार्ज रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का ऐसा प्रॉपर्टी है, जो चार्ज होते हैं वो सारे सरफेस पे चले जाते हैं, तो सारे सरफेस पे चले जाएंगे इसमें। वही अगर हम नॉन कंडक्टिंग ले लें तो यहाँ पे चार्जेस जो होते हैं ना, चार्जेस विल spreaded in whole volume, in whole volume of shape,
जो भी शेप का आप कंडक्टर लिए हैं, अगर वो नॉन कंडक्टिंग है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग है ना, चार्ज है लेकिन उसमें नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास नहीं हो सकता है। मान लेते हैं लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, तो उसके थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, तो वो नॉन कंडक्टिंग हो गया। तो उसमें जो चार्जेस होंगे ना बच्चों, वो पूरे वॉल्यूम में भरे होंगे, पूरे वॉल्यूम में भरे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, अगर यहाँ पे सॉलिड आप सिलेंडर लेते हैं तो वहाँ पे अंदर तक चार्ज होगा, मतलब अगर ये नॉन कंडक्टिंग बस लिख दिया जाए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो यहाँ पे भी चार्ज बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब नॉन कंडक्टिंग है तो चार्जेज इधर नहीं जाएंगे, चार्जेज हर जगह पे रहेंगे, अब अंदर भी बाहर भी, भाई बाहर अंदर सब जगह रहेगा, क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है, अब नॉन कंडक्टिंग हो गया वो। अरे समझ में, नॉन कंडक्टिंग हो गया तो हर जगह पे भरा रहेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करना है, पास करना रहता है तभी तो जाता है इधर, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे देखेंगे हम लोग। समझिए चीज़ों को जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। अगर हम ले लें यहाँ पे, क्या ले लें कि सिलेंडर मान लेते हैं, कंडक्टिंग में होलो सिलेंडर मान लेते हैं, होलो सिलेंडर, सिलेंडर होलो है, मतलब कि ऐसा है बच्चों, कुछ होलो है। होलो बोल दिया तो सोचना ही नहीं है, होलो मतलब कि क्या, अंदर खाली भाई, अंदर खाली तो चार्जेस कहाँ पे हैं, बाहर ही होंगे ना। होलो मतलब कि खाली भाई, पूरा जैसे लड़कियों का दिमाग खाली होता है, अब लड़कियां देखेंगे हमारा दिमाग खाली होता है गुरुजी, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बोला जाता है, जो बोला जाता है वही मैं बोल रहा हूँ कि लड़कियों का दिमाग खाली नहीं होता है, ठीक देखिए यहाँ पे देखिए, होलो सिलेंडर है, तो होलो है तो मतलब कि क्या, अंदर खाली है तो अंदर चार्ज ही नहीं होगा। या फिर यहाँ पे कंडक्टिंग में आप सॉलिड सिलेंडर भी ले सकते हैं। अगर आप सॉलिड सिलेंडर लेंगे तो क्या होगा बच्चों, बताइए जल्दी से। अगर हमने कहीं पे सॉलिड सिलेंडर ले लिया तो क्या होगा, फिर भी चार्ज बाहर ही रहेगा भाई, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है तो चार्जेस कहाँ रहेंगे, सारे चार्जेस बाहर चले जाएंगे। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रहता है तो इन चार्जेज में क्या होता है ना कि रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, इनके चार्जेज फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसीलिए फ्रीली मूव करने के कारण बाहर चले जाते हैं, और प्लस प्लस है तो बाहर जाएंगे ही और जाकर सरफेस पे बैठ जाएंगे, क्योंकि हमेशा चाहते हैं प्लस प्लस वाले लोग कि दूर दूर चले जाएं, इनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, प्लस प्लस रिपेल नहीं तो करता है, तो सारा प्लस प्लस है तो क्या करेगा, बाहर भागने की कोशिश करेगा, इसलिए सरफेस पे आ जाता है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग में अगर हम ले लेते हैं होलो सिलेंडर, यहाँ पे अगर होलो सिलेंडर ले लिया तो क्या होगा, होलो मतलब अंदर खाली भाई, अंदर खाली मतलब कि कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, चार्जेस तो बाहर ही जाएंगे क्योंकि अंदर खाली है। हमने एक्चुअली में जान गए हैं कि पाइप है तो पाइप में अंदर थोड़ी कुछ होता है, पाइप होता है तो अंदर खोखला ही तो होता है, ठीक है, तो बाहर ही चार्ज होगा सिर्फ। लेकिन अगर हमारे को बोल दिया जाए सॉलिड सिलेंडर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिलेंडर सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग भी है तो इसका अब जो चार्जेस होंगे ना वो पूरे वॉल्यूम में फैले होंगे, पूरे वॉल्यूम मतलब कि हर जगह पे। अब चार्जेस हर जगह पे फैल गए बच्चों, ठीक है, चार्जेज अंदर बाहर हर जगह पे। समझिए ना, ये प्लास्टिक का पाइप है, वो भी सॉलिड पाइप है, तो इसमें चार्जेस बोलेंगे कि यहाँ पे भी तो प्लस प्लस है, तो ये रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके चार्जेस जो है ना अभी यहाँ पे, वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्रीली कहीं नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है, सिंपल सी बात है। इसीलिए बच्चों ये ऐसे ही रहता है। तो आपको क्या देखने में लग रहा है, लग रहा होगा कि ये सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये तीनों चीज़ तो सेम ही हो गया, तो यही तीनों चीज़ तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ यही तीनों चीज़ तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, आ रहा समझ में, अब आ गया होगा आपको आई थिंक। तो ये तीनों बातें सेम होती है, अब कहीं पे गड़बड़ नहीं करना है, कहीं पे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, यही बात आप क्या ले रहे हैं, सिलेंडर ले रहे हैं, कहीं पे स्फीयर लिखा होगा, कहीं पे कुछ और लिखा होगा, तो अब कर लेंगे ना बच्चों, अब कर लेंगे। चलिए पहली बात हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर की वजह से अंदर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर। ये जो तार लिया हमने, ये तार के अंदर क्या होगा, चलिए निकालते हैं। आप सोच सकते हैं गॉसियन सरफेस अगर सिलेंडर है तो भाई सिलेंडर ही बनाना सबसे अच्छा बात है, गॉसियन सरफेस सिलेंडर में सिलेंडर बनाइए ना, और हल्का कर देगा। तो मान लेते हैं अंदर ही हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट, ये पी पॉइंट पे बताना है, तो पी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बना लेते हैं हल्का सा ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, इसका रेडियस हमने स्मॉल आर मान लिया, और ये बड़ा वाला का रेडियस आई थिंक कैपिटल आर दे रखा होगा, है ना,
उसका, और इसका लेंथ जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसका लेंथ नहीं लेंगे हम, इसका लेंथ एल मान लेते हैं, है ना, इसका लेंथ एल मान लेते हैं। तो भाई आपको पता होगा ना कि नेट फ्लक्स जो होता है, जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं उसका क्या होता है, देख लेते हैं। इस पर कितना सरफेस बन रहा है, इस पर कितना सरफेस बन रहा है, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, और तीसरा सरफेस ये है। ये बहुत बार हो चुका है। आपको क्या लग रहा है, ये चार्ज पार्टिकल का जो ये है ऐसे ऐसे फैले हुए, इनका डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा ना बच्चों। भाई इनका फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, ऐसे ही तो बनेंगे फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस सारे ऐसे बनेंगे। चार्जेस हैं तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस, बाहर की तरफ फील्ड लाइंस बन जाएंगे। यहाँ पे अंदर अंदर क्यों बना दिया मैंने, चार्जेस बाहर है तो बाहर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल रहे होंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या लग रहा है, मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे अंदर से नहीं जाएगा क्योंकि चार्जेस बाहर ही है। भाई चार्जेस बाहर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, मतलब कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और ये बात सही है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन बताने के लिए थोड़ा आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे एरिया वेक्टर, यहाँ का एरिया वेक्टर क्या है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे एरिया वेक्टर बनेगा तो इसके बीच का एंगल क्या 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो 90 वाले डिग्री में क्या होता है, तो फ्लक्स ड्यू टू 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 3। 90 वाले डिग्री में क्या होता है, 1 और 3 की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 0 होता है, कितने बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स जो आ रहा है हमारे पास, फाई नेट जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसके वजह से फाई 2 मतलब E डॉट डी ए का होता है क्या वैल्यू, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड मतलब अंदर का चार्ज, भाई अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो वही तो बता रहा था मैं। ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आ जाएगा इक्वल टू क्यू इनसाइड 0 है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यही तो बताना था हमें, सिंपल। तो आगे ले चलते हैं इसी को, अब देखते हैं आउटसाइड। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं बच्चों, क्यों इतना लिखेंगे वहाँ पे जाके, है ना। हमारे पास तो है तरीका इसका, आपके पास है। अब हम बाहर आ जाते हैं, है ना बच्चों। देखिए बाहर के लिए अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी की तरफ, नीचे की तरफ इन्फिनिटी की तरफ। अब हम बाहर आ गए, मतलब कि अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का। इस सिलेंडर से बाहर आ गए, बाहर का क्या होगा, सिंपल सी बात है, पहले अंदर का तो मिटा दो भाई अंदर का क्यों अब बनाएंगे, अब बाहर बनाना है ना, ठीक है। अंदर का चलिए हम मिटा दिए हैं, ठीक है। अब बाहर कोई पॉइंट मान लेते हैं कि पी पॉइंट है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा ये बताना है। ये बाहर का कोई पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है, जब बाहर का कोई पॉइंट मानते हैं तो उसके लिए गॉसियन सरफेस बाहर बना लेते हैं। ये सब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि मैं इतना जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ, है ना, इतना जल्दी मैं कैसे कर पा रहा हूँ। तो बच्चों मुझे पता है, मैंने पढ़ रखा है ना। आपको भी फर्स्ट टाइम में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि कहाँ पे कैसे बना दे रहे हैं भाई, मुझे तो उतना आता ही नहीं है, मतलब मेरे को कुछ नहीं आता। नहीं भाई आपको सब कुछ आता है ठीक है। यहाँ से ये छोटा सा रेडियस आर मान लेते हैं, मतलब यहाँ से इसका आर दूरी पे पी पॉइंट है। कुछ समझ में आ रहा है, ये हमने गॉसियन सरफेस बना दिया है। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए, उस पॉइंट से पास होना चाहिए। बताया था पीछे क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें उस पॉइंट को निकालना है, तो गॉसियन सरफेस का ही तो हम एरिया लेते हैं, ठीक है ना। और इसका लेंथ कुछ मान लेते हैं, इसका गॉसियन सरफेस जो माना है इसका लेंथ एल मान लेते हैं। भाई अब सिंपल सी बात है, ये गॉसियन सरफेस क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस का ये ऊपर वाला जो है ये वाला, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा डी ए, और ये वाला जो नीचे बनाया है लाल कलर का, इसका भी डी ए वेक्टर नीचे होगा, और साइड वाला का एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा डी ए। फिर से वही बात, सेम बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90, यहाँ पे भी 90, ये तो रिपीट हो रहा है बहुत बार, तो दोनों की वजह से 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, सिंपल। यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। आ रहा है समझ में, cos 90 का बात है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे तो एंगल 0 है, तो फ्लक्स इसी की वजह से आएगा। तो फाई नेट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा क्या, फाई नेट का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे cos 0 डिग्री है, इक्वल टू क्यू इनसाइड, अब अंदर वाला चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो करना होगा, ई डी ए का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लग रहा है, डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ए जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं उसी का तो एरिया लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, डी ए मतलब जो गॉसियन सरफेस का एरिया है वो क्या हो जाएगा, नीचे का क्या होता है 2 पाई आर लेंथ,
इंटू उसका हाइट कर देंगे एल, सिंपल, यही तो करेंगे। और क्यू इनसाइड मतलब कि चार्ज का वैल्यू क्या होता है, क्यू, मतलब यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इनसाइड है मतलब जो गॉसियन सरफेस मान रखा है उसके अंदर चार्ज कितना है, तो अंदर का चार्ज इतना ही दूर का तो है, ये वाला इतना ही दूर का तो ये चार्ज है बच्चों, है ना, इतना ही दूर का तो ये चार्ज है। कितना है ये, इसका पूरा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में नहीं है, वॉल्यूम मतलब कि अंदर होता, चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता, ये पूरा सरफेस पे है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगा, मतलब यहाँ पे सिग्मा का यूज होगा, क्यू अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से क्यू इनसाइड आप बता सकते हैं, क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, अंदर वाला चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, एरिया कितना हो जाएगा इसका, नीचे का पाई कैपिटल आर, सॉरी 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल हो जाएगा लेंथ। एल लेंथ क्यों लिया हमने, क्योंकि यही इतना ही दूर का निकालना है, ये वाला देखिए इतना ही दूर का, ऐसे तो इसका एल तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इन्फिनिटी तक थोड़ी लेना है, जहाँ तक हम गॉसियन सरफेस माने हैं यहाँ तक, है ना, यहाँ तक तो एल ही है, ठीक है, तो ये ले लेंगे। अब आसान हो गया, ई डी ए का कितना आया था, 2 पाई आर इंटू एल इक्वल टू क्यू इनसाइड क्या है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, एल से एल हो रहा है, आर से आर नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा आर डिवाइडेड बाई आर एप्सिलॉन नोट, कुछ इस टाइप का आ रहा है। तो ये अंदर, ये बाहर का है, आउटसाइड है ना बच्चों, ये आउटसाइड का आया है, आउटसाइड का देख रहे हैं, आउटसाइड का जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, ठीक है। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, वो तो इसका रेडियस था, ये छोटा वाला आर ये था, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलिए अगर हमने इनसाइड निकाल लिया, आउटसाइड निकाल लिया, अब इसके पॉइंट पे मतलब इसके सरफेस पे निकाल लेते हैं। सरफेस पे क्या होगा भाई, सरफेस पे निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसी ये जो हम इतना बड़ा गॉसियन सरफेस लिए थे अब इतना बड़ा लेंगे, मतलब जस्ट सटा हुआ, जस्ट सटा हुआ, सिंपल सी बात है, ये बड़ा छोटा वाला आर का वैल्यू बड़ा वाला आर के बराबर हो जाएगा, मतलब कि एट सरफेस, सरफेस पे समझ में आ रहा ना, जहाँ पे छोटा वाला आर कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो सरफेस पे पहुंच जाएंगे। तो बाहर के लिए हमने क्या लिखा था, उसी को सरफेस पे ले जाते हैं, सारा प्रोसेस वही है, करेंगे तो वही आएगा लास्ट में, बस ये दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों आर सेम है। तो आपको पता चल जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था आउटसाइड के लिए कितना आया था, सिग्मा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नोट, इसी में वैल्यू हम छोटा वाला आर के लिए कैपिटल आर रख देते हैं, तब कितना आ जाएगा, ई सरफेस पे आ जाएगा, फिर सरफेस पे आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन कैपिटल आर एप्सिलॉन नोट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सरफेस पे इतना आ जाएगा। तो सरफेस पे जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, कांस्टेंट आ गया है, ठीक है, कांस्टेंट आ गया। चलिए अब जल्दी से लिख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना था, लिख लेते हैं बच्चों। इनसाइड में क्या आ रहा था, जीरो, इनसाइड में ही नहीं रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, बाहर कितना आ रहा था सिग्मा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर एप्सिलॉन नोट। बोलेंगे ये सब याद कैसे रखेंगे भाई, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, समझना है है ना। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ भी बना लेते हैं, ग्राफ भी बनाना ज़रूरी है बच्चों। तो पहले हम बना लेते हैं एक सिलेंडर, है ना, एक सिलेंडर बनाना ज़रूरी है। ठीक है, सिलेंडर बना लिया हमने बच्चों, ये लगता है सही बना नहीं है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और इधर आर वेरी कर रहा है, मतलब कि अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर देख ले तो ये यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो रहा है, यहाँ पे जीरो है, तो भाई अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, मतलब अंदर जीरो रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जीरो रहेगा। फिर इसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आया है, मतलब कि कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे होगा, और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब यहाँ पे जाके फिर ऐसे कर घट जाएगा, ठीक है। देखिए तो इस पॉइंट पे वैल्यू जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे ई आउटसाइड क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, और अंदर क्या था, अंदर तो जीरो था यार, तो अंदर हमने जीरो दिखा दिया है, ठीक है, अंदर हमने जीरो दिखा दिया, तो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, है ना। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, और ये सरफेस पे है, काफ़ी आसान से समझा जा सकता है ये सब चीज़ों को, ठीक है। ये कैपिटल आर था,
चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ना कि सिलेंडर जब अब क्या हो जाए, नॉन कंडक्टिंग हो जाए, नॉन कंडक्टिंग हो जाए सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर लिखना था ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर इन्फानाइट वाला है ना। चलिए इसको अब हम देख लेते हैं। तो फिर से सिलेंडर बना देते हैं बच्चों आपके लिए। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है ये इन्फिनिटी तक तो जा ही रहा होगा, इन्फिनिटी तक तो जा ही रहा होगा। इसका रेडियस हम जो मान लेते हैं वो कैपिटल आर मान लेते हैं। साफ साफ आपको ये भी पता चलना चाहिए, कैसे पता चलनी चाहिए साफ साफ, कि इस बारी चार्जेस जो होंगे पूरे वॉल्यूम में फैले होंगे भाई, पूरे वॉल्यूम में फैले होंगे चार्ज इस बारी, क्योंकि इस बार नॉन कंडक्टिंग ले लिया है हमने। पीछे सब कुछ बता दिया कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के बारे में, ठीक है ना, गड़बड़ कभी नहीं करना है आप। ठीक है बच्चों, चलिए ये पूरे चार्जेस वॉल्यूम में फैले हुए हैं, पूरे वॉल्यूम में, बाहर अंदर सब जगह पे। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया आपको। तो अब आगे चल लेते हैं। हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, अंदर, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बताइए। ठीक है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर का क्या होगा तो कैसे बताएं। अंदर फिर से वही काम है, काम वही है हमारा, काम वही, नाम वही, तेरे बिना ओ सनम। इस पॉइंट पे आ गए हम, पी पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक सिलेंडर बना लेते हैं। गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हमें सिलेंडर बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे करके हमने सिलेंडर बना लिया जो कि पी पॉइंट से पास आउट हो रहा है। ठीक है, इसका रेडियस जो हमने मान रखा है वो मान रखा है आर, छोटा वाला। सब कुछ पीछे वाला ही बात है बच्चों, है ना। अब इस सिलेंडर के पी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो वो क्या होगा, इसके लिए हमको पहले फ्लक्स निकालना होगा। फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना होगा जो हमने ये बना रखा है गॉसियन सरफेस का। इसमें माना गया है बच्चों कि इसमें जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये भी इसी डायरेक्शन में ऐसे करके होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, बाहर की तरफ चारों डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि गोल है ना तो हर डायरेक्शन में होगा। इस छोटे से जो हमने मान रखा है इसके वजह से देखिए फिर से वही बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे। ये जो एरिया वेक्टर बनेगा इसका, डी ए वेक्टर इधर, इधर का डी ए वेक्टर इधर, नीचे का डी ए वेक्टर इधर। भाई सिंपल सी बात है, बार बार वही बात हो रही है। डी ए वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर 90 डिग्री, इसके वजह से जीरो इलेक्ट्रिक, जीरो फ्लक्स, इसके वजह से भी जीरो फ्लक्स। फ्लक्स सिर्फ इस कर्व सरफेस की वजह से होगा ऐसे, है ना, कर्व की वजह से होगा। ठीक है बच्चों, तो कर्व सरफेस की वजह से कितना होगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट। जब पूरे यहाँ पे वॉल्यूम में फैला होता है तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लेते हैं, जिसमें कि आपको पता होगा, जिसमें आपको पता होगा कि डेंसिटी होता है ना, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे में फैला हुआ चार्ज है। तो अब हम लोग क्यू इनसाइड जो लेंगे, इसका चार्ज लेंगे, इसके अंदर का चार्ज है ना, इसके अंदर का चार्ज कितना होगा चार्ज भाई, इसका वॉल्यूम से गुना कर देते हैं, इसका जो वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो कितना होगा चार्ज का वैल्यू इनसाइड में, क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई, इसका रेडियस हमने छोटा आर माना था, पाई आर स्क्वायर इंटू एल लेंथ मान लेते हैं। इसका लेंथ हमेशा एल लीजिएगा, ठीक है, मैं बताना भूल गया लेकिन एल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंदर का। तो यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है कि ई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हर एक का डायरेक्शन बराबर, मतलब हर एक का डिस्टेंस बराबर है इस एक्सिस से, तो इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे इक्वल होगा और कांस्टेंट होगा, इसलिए हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो डी ए का इंटीग्रेशन कर देते हैं अब, इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट। डी ए का इंटीग्रेशन मतलब कि क्या, डी ए का इंटीग्रेशन मतलब क्या, जो हमने ये गॉसियन सरफेस बनाया है इसका एरिया कितना है बच्चों, एरिया कितना है, वो तो है कितना कितना है बताइए, 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एल।
यही तो होता है एरिया। अब एरिया उरिया लिखवाइए नहीं मेरे से बच्चों कि ये कैसे आया है ना। कितना हो गया 2 πr × L इक्वल टू क्यू इनसाइड जो आता है रो इंटू πr² L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो कट रहा है कुछ पाई एल छोटा आर एक कट गया। बचा क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आ रहा है रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे कि ये अंदर का आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का इनसाइड का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, मतलब अंदर जो होगा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से बढ़ते बढ़ते आर तक बढ़ा होगा, इस टाइप का। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, सरफेस पे जाते जाते बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेंटर पे 0 होगा क्योंकि आर का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। समझिए, अब हम लोग बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि अब हम इस पॉइंट पे नहीं बताएंगे, बाहर के पॉइंट पे। तो चलिए इसको बाहर ले चलते हैं। तो हमारे पास तो जादू है, हमारे पास जो जादू है हम उससे हम इसको बाहर ले चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें आउटसाइड पॉइंट के लिए भी दिखना है बच्चों। देखिए ठीक है, ये धीरे धीरे कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। अब अंदर से हमें कोई मतलब नहीं है, अब जो हमें देखना है बच्चों वो बाहर का पॉइंट है। मतलब इस एक्सिस से अब हमें एक गॉसियन सरफेस अगर हम पी पॉइंट पे बताना है कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाहर का एक पॉइंट हमें देखना होगा। तो यहाँ पे एक हम इसी से पास होता हुआ एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर का ऐसे करके ये मुंह ऊपर का, ठीक है। तो ये बाहर कोई पी पॉइंट के लिए हमें बताना है, तो इस एक्सिस से सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जा रहा होगा बाहर की तरफ। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो इस पॉइंट पे जो डी ए वेक्टर जाएगा, सिंपल सी बात है, डी ए वेक्टर बाहर की तरफ जो कि होगा डी ए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, सब बातें वही रहेगी। ठीक है, इस बार इसका रेडियस छोटा वाला ये हो जाएगा। इसका लेंथ मैंने बता रखा है कि कितना लेना है, एल लेना है ना, इसका लेंथ हमेशा एल लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। फिर से वही बात, इसका डी ए वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इसका डी ए वेक्टर नीचे की तरफ होगा। फिर से दोनों के बीच में एंगल डिग्री 0, तो यहाँ 90, तो फाई 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई बस इसके वजह से आएगा, फाई नेट का जो वैल्यू आता है वो सिर्फ कर्व सरफेस की वजह से यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, कर्व सरफेस की वजह से आएगा। और जो ओ आएगा वो कितना आएगा, ई डॉट डी ए, मतलब ई डी ए cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ई तो कांस्टेंट होगा, पीछे ही बताया कैसे। तो डी ए आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्यू इनसाइड आ जाएगा वो लिख देंगे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर का चार्ज क्या है, क्यू इनसाइड क्या है, ये पूरा का अंदर चार्ज है। चार्ज तो बस यही है, यही सिलेंडर पे चार्ज है, तो बस इसका चार्ज लिखेंगे, है ना बच्चों, इसका चार्ज लिखेंगे जो अंदर है। तो अंदर चार्ज क्या है, फिर से पूरे वॉल्यूम में है, तो डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से क्यू इनसाइड क्या लिखेंगे, अंदर का चार्ज, वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितना हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल। मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा, देख रहे पीछे स्मॉल आर लिखे थे, क्यों लिखा, क्योंकि इस बारी इस पे चार्ज है ना, ये वाली सरफेस जो येलो वाला दिख रहा है उस पे चार्ज होगा। भले ही गॉसियन सरफेस बड़ा वाला है लेकिन चार्ज तो यहीं तक है, इससे आगे थोड़ी चार्ज है। ये सिलेंडर पे ही तो चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमने अंदर माना था, तो अंदर का चार्ज लेंगे ना भाई। फिर ये सब चार्ज इसके बाहर का हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाहर यहाँ पे कुछ चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे नहीं है चार्ज, लेकिन अंदर चार्ज इतना ही है। तो अंदर के लिए रेडियस क्या था, कैपिटल आर ही तो था, देखिए। ठीक है, अब आ जाते हैं डीए के लिए। डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब हम लोग लेंगे पूरे का, जो हम गॉसियन सरफेस माने थे उसका एरिया लेंगे। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस तो छोटा ला रहा था, मतलब 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एल, सिंपल। तो ये आ गया 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एल इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना हो गया, रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए जल्दी से कटम कुट्टम करिए, कट्टम कुट्टम मतलब एल पाई कट गया, और कुछ तो नहीं दिख रहा है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा, रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ऐसा आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बाहर का वैल्यू जो कांस्टेंट आ गया, साफ साफ देख सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है। आउटसाइड का वैल्यू क्या आता है, वो कांस्टेंट आ गया हमारे पास।
ठीक है, कांस्टेंट आ गया। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके सरफेस पे, मतलब अब हमें क्या करना है, इसके सरफेस पे चले जाना है। तो इसी में क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, मतलब बाहर, मतलब इसके आगे अगर जाते रहेंगे तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा, ये बात बोला जा रहा है। ठीक है, ये बात बोला जा रहा है। चलिए बता देते हैं, आपको दिखा देते हैं। मतलब कि अगर हम सरफेस पे आ गए, ठीक है बच्चों, सरफेस पे आ गए, तो यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। मतलब कि जो अभी हमने ई आउटसाइड देखा ना, वो कितना आया था, रो आर स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट, रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे वैल्यू सेम ही रह जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्मॉल आर आ ही नहीं रहा है, मतलब कि ई सरफेस पे भी कितना आ जाएगा, रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ओके, तो अब हम बता देते हैं। देखिए इनसाइड कितना आया था, इनसाइड कितना आया था भाई, ये आया था। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आउटसाइड। ठीक है बच्चों, देखिए ये यहाँ पे वाला तो पता चल गया हमें, यहाँ पे कितना वही आ रहा है, रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे क्या आ रहा है, रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नोट, रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। जैसे ग्राफ में आप देख सकते हैं, अगर हम बनाना चाहें, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, एक सिलेंडर बना लेते हैं बच्चों। अब इसका रेडियस तो कैपिटल आर ही था, ठीक है, इसका रेडियस तो कैपिटल आर था, ये जीरो पे था, ये आर पे, और ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखेंगे जीरो से इसका कैसे वेरिएशन हो रहा है। तो जीरो से कैपिटल आर तक वैल्यू, मतलब अंदर इनसाइड क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, और इसके आगे क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। ये कांस्टेंट ही आएगा क्या बच्चों, थोड़ा देखना पड़ेगा, कांस्टेंट ही आ रहा है क्या। ये जो हम निकाल रहे थे, ये हम लोग कहाँ का निकाल रहे थे, ये हम लोग आउटसाइड का निकाल रहे थे। देखिए आउटसाइड का यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, 2 आर एप्सिलॉन नोट। अरे यार, यहाँ पे पाई क्यों लिखा है हमने, पाई थोड़ी होगा, पाई नहीं होगा ना बच्चों, ये तो गलत हो गया यहाँ पे यार, 2 आर एप्सिलॉन नोट होगा, 2 आर एप्सिलॉन नोट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, 2 आर एप्सिलॉन नोट आ रहा है। तो यहाँ पे छोटा वाला आर की जगह पे बड़ा वाला आर अगर हम डाल देंगे, यहाँ पे छोटा आर की जगह पे बड़ा आर डाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आर एप्सिलॉन नोट है। गलती हो गया बच्चों, गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए। ये 2 कैपिटल आर एप्सिलॉन नोट, तो कितना हो जाएगा बच्चों, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है, तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया ना, ये यहाँ पे क्या रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। आ रहा कुछ समझ में, इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू आया है, कितना आया है, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नोट, और ये क्या था, कैपिटल आर का वैल्यू था यहाँ पे, है ना। और इधर क्या था, ई आउटसाइड जो आ रहा था, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था। ठीक है, इस तरीक़ा से ग्राफ हम बना सकते हैं। आसान है यार, आसान है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं चार्जेस सब जगह पे फैले थे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं जल्दी जल्दी में भूल गया था वहाँ पे। चलिए अब आसान हो गया, आगे चल देते हैं। ओके, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था बच्चों,
एक चीज़ और बताना चाह रहा था, वो क्या था, वो था, हाँ, जो हमने कल थीन सीट्स पढ़ रहे थे ना, कल हमने बताया था, तो उस सीट को अब हम चौड़ा कर देते हैं। देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इस बारी थिक है ना, थिक मतलब मोटा सीट, ठीक है, इन्फिनाइट तक ये भी जा रहा है। देखिए, बोलेंगे ये भी तो कल ले लिया था, ये नहीं लिया था, वहां पे क्या था, वो कंडक्टिंग था यार, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग है, थोड़ा अलग अलग है ना। इस पे पूरे वॉल्यूम में होगा, वहां पे सिर्फ सरफेस था, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। समझ रहे होंगे, अगर आप कल का लेक्चर देखेंगे तो आप समझ रहे होंगे बच्चों, कैसे लिया था हमने, कुछ इस टाइप का लिया था ना यार। देखिए, कुछ इस टाइप का लिया था बच्चों, याद होगा आपको। तो ये क्या है, ये क्या है ना, इसका हमको यहाँ से यहाँ अब लेंथ दे दिया है डी, कल भी लिया था तो यहाँ पे लेंथ डी लिया था, और कल क्या चार्जेस था, कल चार्जेस ऐसे फैले हुए थे, क्योंकि कल कंडक्टिंग सरफेस लिया था हमने, सिर्फ सरफेस पे फैले हुए थे। कल वाले में वीडियो में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा बच्चों कि हमने बस ऐसे लिया था, मतलब कि सारे चार्जेस सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे हैं, ठीक है। इस टाइप का मैंने कल लेकर बताया था, लेकिन आज जो हम ले हैं ना, ये है नॉन कंडक्टिंग, मतलब पूरे वॉल्यूम में है। अब चार्जेज को पूरा ऐसे बना दीजिए, पूरे वॉल्यूम मतलब कि पूरे वॉल्यूम भाई, पूरे वॉल्यूम में है, देख रहे हैं, अब पूरे वॉल्यूम में चार्जेस फैले हुए हैं, ठीक है। इस टाइप का बन गया हमारे पास स्लैब टाइप का, ठीक है। ये पूरा नॉन कंडक्टिंग स्लैब है। तो बोला जा रहा है इसमें इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही बात, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों बताइए। तो इनसाइड के लिए हम ये कर सकते हैं, ये ऐसे है पूरा मोटा है ना, अगर इस टाइप से देखेंगे तो डी डिस्टेंस का ऐसा दिखेगा आपको, देखिए इधर से देखेंगे ना, इधर से देखेंगे तो डी डिस्टेंस का मोटा आपको दिखेगा ऐसे, ये पूरा डी डिस्टेंस का दिखेगा, ठीक है, ऐसा। इस साइड से देख रहे हैं, अगर आप इस साइड से देखेंगे तो, इधर से देखेंगे ना ऐसे करके, ऐसे करके तो दिखेगा ये पूरा डी डिस्टेंस का ऐसा मोटा, ठीक है। डी डिस्टेंस का वो अगर हमें अंदर निकालना है, अंदर निकालना है तो मतलब किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे अंदर निकालना है, इसका कैसा बनेगा, इसका सरफेस गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे हम, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे भाग रहे होंगे भाई, ऐसे करके है ना। और ये बात मैं भूल गया, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे करके, हर डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेंगे वो बाहर की तरफ बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे, ठीक है। सब बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेंगे, है ना, सब बाहर निकलते हुए, ये ऊपर तक ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है बच्चों, ये बात भूलिएगा नहीं, तो क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। तो पी पॉइंट आ गया, पी पॉइंट कहीं पे यहीं पे तो है, अंदर वाला पी पॉइंट कहीं यहीं पे तो है, अंदर वाला। तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनाए, सिंपल सी बात है भाई, ऐसे जा रहा है ना, तो आप ऐसे ही बना दीजिए, ऐसे करके, ऐसे करके, तो इधर की तरफ पैरेलल आ जाएगा, इधर की तरफ परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, तो निकाल लेंगे। यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपने अभी सोचा बच्चों, मतलब अंदर की, अंदर वाला जो मान रहे हैं ना, गॉसियन सरफेस ऐसे बना दीजिए, ठीक है, अंदर का गॉसियन सरफेस ऐसे बना दिए। अब क्या करेंगे, अच्छा वाला गॉसियन सरफेस बना लेते हैं ना, इस टाइप का गॉसियन सरफेस बना लिया हमने, इस टाइप का, ये पॉइंट पी था हमारे पास, साफ साफ पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे करके जा रहे हैं सारे, है ना। इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए इधर की तरफ, इधर का डी ए ऐसे होगा, इधर का डी ए ऐसे होगा, तो ये वाला डी ए इस बारी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का, तो परपेंडिकुलर ये जो पहला सरफेस ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है, ऐसे मान रखा है। तो नेट फ्लक्स क्या लग रहा है आपको, फाई नेट क्या हो जाएगा, वही 5/1 + 5/2 + 5/3। इस बारी ध्यान दीजिएगा कि फ्लक्स ड्यू टू 1 जो है ना 90 डिग्री बना रहा है, मतलब कि इस बारी जो आएगा ना ई डी ए cos 90 अब पहले वाले में आ गया, ठीक है। और बाकी दोनों तो सेम टाइप का है, इसका लेंथ एल ले लेंगे, मैंने बोला ना इसका लेंथ आप एल ले लिया कीजिए, ठीक है, ओके। तो सिंपल सी बात है अब, और बाकी दोनों की वजह से क्या होगा बताइए बताइए, एंगल 0 डिग्री है दोनों के बीच में, तो सिंपल हो जाएगा,
2 टाइम्स ऑफ ई डी ए कर देंगे इस बारी। और ये डी ए दूसरा था, मतलब हमें ये जीरो हो रहा है ठीक है, लेकिन ये जो डी ए हमने लिया है ना, ये दूसरा डी ए है बच्चों, ये पहले की वजह से डी ए है, तो इसको डी ए वन बोल सकते हैं, डी ए वन। और ये दोनों का सेम रहेगा कॉस ऑफ 0 डिग्री, समझिए, और ये वैल्यू 0 कर देगा। हमारे पास नेट फ्लक्स जो आ जाता है वो 2 टाइम्स ऑफ ई डी ए आ जाता है, यही हो जाएगा क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड मतलब कि अंदर वाला चार्ज, जो हमने ये गॉसियन सरफेस माना, ये इसके अंदर कितने चार्ज हैं। पहली बात कि इस पूरे स्लैब पे चार्ज हमको दे रखा है, एक पूरे स्लैब पे चार्ज हमको दे रखा है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो अब छोटे से की वजह से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा चार्ज क्यू होगा तो क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो ये चीज़ हम निकाल रहे हैं एलिमेंट की वजह से, ठीक है। ये तो ऊपर वाला स्लैब की वजह से था, ये वाला स्लैब की वजह से था, ये हम एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं। तो एलिमेंट में रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, पाई। सिंपल सी बात है, इसका रेडियस तो हमने छोटा आर ही लेंगे ना यार, ऑब्वियसली बात है, छोटा आर ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल, वही तो इसका पूरा वॉल्यूम होगा, तो यही ले लेते हैं। ये डी ए का इंटीग्रेशन तो हम भूल ही जाते हैं बार बार। डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब कि जो हमने ये एरिया वेक्टर जो इसका होगा, वो ऐसे ऐसे डायरेक्शन तो ले लिया, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा, यही तो एरिया है, यही तो इधर वाला एरिया है, सिलेंडर का एरिया यही तो है, पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों, यही तो एरिया है इसका। जो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ भेज रहा है वो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप सोचेंगे कि 2 पाई आर इंटू एल क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ये वाला एरिया होता है ना, इसका एरिया निकालते हैं, ये गोल का एरिया तभी लेते हैं ना, ये तो सर्कल टाइप का है, डिस्क टाइप का है, तो पाई आर स्क्वायर होगा। पीछे ये दोनों जीरो हो रहा था, ये दोनों जीरो हो रहा था, इसके वजह से, गोल की वजह से, ये कर्व वाले की वजह से निकाल रहे थे तो 2 पाई आर इंटू एल आ रहा था, लेकिन इस बार अब ये बचा है तो ये डिस्क की वजह से पाई आर स्क्वायर होगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं पे, ठीक है। 2e इंटू डी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इस बार, ठीक है। और क्यू इनसाइड रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है हमको, ठीक है ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे रो एल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो एल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। आई थिंक क्लियर होगा आपको, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने पी पॉइंट जो अंदर लिया था वो हमने बता दिया कैसे लिया था, तो ये आएगा हमारे पास, ये कहाँ का है, इनसाइड का है, अंदर का हमने देख लिया। तो अंदर का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, अंदर का वैल्यू कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल बढ़ता घटता रहेगा, ठीक है, तो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ठीक है। तो एल के प्रोपोर्शनल हम कर देते हैं। तो अब हमने वो अंदर निकाल लिया, तो बाहर निकाल लेते हैं भाई, सेम ही केस जैसे कि मैं अभी कॉपी करने वाला हूँ। ये तो ले लेता हूँ इसको भी, है ना, आ जाए आ जाए आ जाए, सब कुछ आ जाए, यस यस यस, हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गया। चलिए बच्चों आ गया। तो हम कोई बाहर का पॉइंट लेना चाह रहे थे, मतलब इस बार ये, इसको भूल जाइए, ये तो नहीं है, ये नहीं है, क्या हो रहे है मेरे साथ, ठीक है, जो भी है। तो अब देख लेते हैं हम बाहर का पॉइंट के लिए, मतलब अब हम यहाँ से बाहर, किसी पी पॉइंट बाहर की बात हो रहा है, कोई पॉइंट यहाँ पे बाहर है, ठीक है, क्या होगा उसके वजह से बच्चों बताइए, सिंपल सी बात है। उसी तरीक़ा से एक यहाँ पे मैं एक सरफेस बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इस टाइप का सरफेस, और इधर की तरफ इस टाइप का जा रहा हूँ। इस टाइप का पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस अंदर से बाहर तक ले लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या, किस टाइप का बन रहा होगा, अंदर का व्यू क्या होगा, यहाँ पे का, यहाँ का व्यू कुछ ऐसा होगा, इस टाइप का ऐसे, ठीक है।
अंदर का व्यू तो यही होगा। और पूरा सरफेस कहाँ तक गया है बच्चों? पूरा सरफेस बाहर तक गया है। देखिए पूरे सरफेस बाहर तक गया है और ये अंदर का सरफेस होगा। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने लेंथ लिया है, और हम लेंथ बच्चों एक्सिस से ले रहे हैं, ये इसका कुछ एक्सिस होगा ऐसे, है ना, कुछ एक्सिस के अबाउट ही तो होगा, मतलब कुछ बीच बीच का पार्ट, मतलब ये d/2 का आधा करने वाला एक्सिस, जो एक्सिस आधा इधर d/2 इधर आधा d/2 करता होगा, ठीक है, उस एक्सिस से। तो इस एक्सिस से डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, इस एक्सिस से डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। तो इधर का डिस्टेंस ये पूरा था ना, तो ये d/2 हो जाएगा, ये भी d/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से डिस्टेंस ये l लिए है, ठीक है, वो l लेंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, ये पूरा लेंथ l लिए थे ना हम पीछे, तो पूरे लेंथ l ले लेते हैं भाई, पूरे लेंथ को l ले लेते हैं। चलिए अब बातें बहुत सिंपल हो जाएगी, हमको इस P पॉइंट पे निकालना था, क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमने बनाया है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे सब जगह पे जा रहा है। फिर से इस DA वेक्टर इधर आएगा, जो इसके वजह से एंगल 0 हो जाएगा, वो नहीं होगा फ्लक्स में कंसिडर, तो इधर वाला होगा बस। तो फ्लक्स नेट इस बार आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर मैं लिख दूँ, इधर की वजह से जो एरिया वेक्टर इधर होगा DA, इधर की वजह से जो एरिया वेक्टर इधर होगा DA, तो EDA 2 बार आएगा, 2 टाइम्स ऑफ EDA, और cos 0 तो 1 होता है। तो यही वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बारी अंदर का चार्ज क्या है बच्चों? देखिए अंदर का चार्ज यही है ना, इसीलिए तो मैंने इसको बना के बताया हूँ। इस बारी अंदर का चार्ज यही तो है बस, भले ही हमने सरफेस बाहर तक वो वाली मान रखा है, लेकिन अंदर का चार्ज यही तो है बच्चों, ठीक है। तो अंदर का चार्ज कितना होगा भाई? पूरे का चार्ज तो हमने बता दिया था, तो अंदर के चार्ज क्या हो जाएंगे? Q इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? पाई छोटा वाला r² इंटू इसका लेंथ d है, ठीक है, इसका लेंथ d है। तो Q इनसाइड हमें पता चल गया, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ E, DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? DA का इंटीग्रेशन, मतलब ये पूरा इस बारी जो आएगा ना, ये पूरे की वजह से आएगा भाई, इस बारी ये वाली जो आएगा ना, ये पूरे की वजह से आएगा। तो DA कितना हो जाएगा? DA हो जाएगा आपके पास पूरा कितना है, इसका लेंथ l दिया है, सॉरी एरिया वेक्टर हम लिख रहे हैं ना, तो एरिया वेक्टर तो यही है यार, एरिया वेक्टर तो यही है। तो ये क्या है? πr² है, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो ये तो πr² ही है, सिंपल। तो इंटू में πr² इक्वल टू Q इनसाइड है रो इंटू πr² इंटू d डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही बात, एरिया वेक्टर फिर से कैंसिल आउट होते हुए हमें दिख रहा है, एरिया वेक्टर ये उड़ जाएगा। तो यहाँ से जो आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, वो आ रहा है रो d डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो d डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बाहर का आ रहा है, अंदर का क्या आया था? अंदर का ये आया था, हाँ देखिए ये वैल्यू अब कांस्टेंट आया है, ये वैल्यू अब जो आया है ये कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड आता है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू आता है। ये आउटसाइड के लिए हम इतना कर रहे थे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर यही चीज़ को हम यही जो सिलेंडर लिए थे इसको यहीं तक सटा दें, इसका वैल्यू यहाँ तक सटा दें, ये यहीं तक रहने दें, तो क्या हो जाएगा? सरफेस पे आ जाएंगे। तो सरफेस पे आप साफ साफ बता सकते हैं, सरफेस पे क्या हो जाएगा? वही जो हमने एल लेंथ लिया था वो डी के बराबर हो जाए, सिंपल, एल लेंथ डी के बराबर हो जाए। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या देखा अभी? रो डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो देखा, रो डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं? अब इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई जो सरफेस पे भी होगा वही यही हो जाएगा, रो डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो सरफेस पे भी यही, आउटसाइड भी यही, अंदर में वेरी कर रहा है, बाहर तो वही का वही रह रहा है। आ रहा है समझ में? अब हमको समझ में आ गया बच्चों कि हम साफ साफ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या है, ठीक है। बताइए सरफेस पे क्या आ रहा था? रो डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी आ रहा था रो डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास इनसाइड का देख लीजिए, इनसाइड का क्या आ रहा था? इनसाइड का हमने जो निकाला था रो एल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो एल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है। अब हम लोग साफ साफ बना पाएंगे यहाँ पे
स्लैब की वजह से, ठीक है। तो स्लैब कैसा था हमारे पास, स्लैब कुछ ऐसा था बच्चों, है ना। स्लैब कुछ ऐसा था हमारे पास जो कि यूनिफॉर्मली सभी जगह पे चार्जेस बहुत सारे थे, नॉन कंडक्टिंग था ना, तो सब जगह पे चार्जेस अवेलेबल थे। ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना था बच्चों, ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस डी था, और आधा आधा कर देंगे तो d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर वाला क्या हो रहा था बच्चों, अंदर वाली बात क्या हो रही थी बताइए। अंदर वाली बात में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था, मतलब यहाँ से यहाँ तक एल का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद क्या है, कांस्टेंट है, इसके बाद वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ ये क्या है, यहाँ पे एल का वेरिएशन हो रहा है, और यहाँ पे एल का वैल्यू जो हो रहा है वो d/2 के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये जीरो से चलते चलते यहाँ तक क्या वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक दूरी d/2 ही तो है, ठीक है ना। d/2 पे क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, रो d/2। देखिए सिंपल सी बात, देखिए रो बाई एप्सिलॉन नोट होगा, रो बाई एप्सिलॉन नोट तो था ही, और d/2 भी आ जाएगा, ठीक है। वही वैल्यू तो यहाँ पे है, आ रहा है समझ में। जब एल का वैल्यू डी के बराबर हो गया तो ये दोनों भी सेम ही हो जाएगा देख रहे हैं, अंदर भले ही वैसे भारे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जाते ही ये हो जाएगा, और यही वैल्यू जाता रहेगा बाहर तक। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ρ/2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ। देख रहे हैं कितना सिंपल है बच्चों, ग्राफ बनाना भी सिंपल ही है। और बात एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, अभी तक जो हमने ये चीज़ निकाला है, ये चीज़ आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डी भी इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर कर सकते हैं, और यहाँ से आप डी भी निकाल सकते हैं, मतलब भी पोटेंशियल बता सकते हैं। उसमें बस आर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आर आ जाएगा, मतलब जो वैरी कर रहा है एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। यही चीज़ पोटेंशियल में कर सकते हैं आप, लेकिन उतना वैरी अगर करता है एग्जाम में तो आप कर लीजिएगा ना, यही तो मेन निकालना ये होता है, पोटेंशियल तो बाद का चीज़ है, वो तुरंत निकल जाएगा। चलिए जल्दी से कुछ सवाल कर लेते हैं, काफ़ी आसान सा सवाल है। सवाल क्या है बच्चों, वो जवाब देना पड़ेगा उसका। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट पी दे दिया है मुझे, वो दे दिया है 5 × 10⁻⁶। देखिए बच्चों ये नीट का सवाल है, ठीक है, कूलम मीटर है, ये है नीट का सवाल, और जो कि 2025 में आ रखा है, ठीक है। 2025 में काफ़ी आसान सा सवाल है, इतना आसान आता है। अलाइन इन द डायरेक्शन इन्फॉर्म टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, इतना नहीं लिखना होता, जो मैं ये लिख रहा हूँ ये भी नहीं लिखना होता है नीट में। नीट में है कि ठीक है वैल्यू दिया है, डाइपोल रोटेटेड बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इससे हमने डाइपोल जो ऐसे रखा हुआ था, इस डाइपोल को हमने ऐसे रोटेट कर दिया, कितना 60 डिग्री से। ध्यान दीजिएगा ये बहुत पढ़ना जरूरी है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, ठीक है, इसीलिए 60 हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बता देते हैं, पूछ क्या रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई सिंपल सी बात है ना, डेल्टा यू ही तो पूछ रहा है, ये क्या होता है। तो यू का वैल्यू आपको पता है ना, पहले यू का वैल्यू तो पता है ना, ये पता होना चाहिए, माइनस का पी डॉट ई होता है, पीछे ही बताया है। तो डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, u2 - u1, तो u2 में क्या हो जाएगा, pe2 मतलब कि निगेटिव ऑफ p डॉट ई दूसरे का माइनस निगेटिव ऑफ p डॉट ई पहले का, ये तो करना होगा। सिंपल सा बात देख लेते हैं, पहली केस में ये 0 डिग्री रखा हुआ है, मतलब ये दोनों का पैरेलल है, डाइपोल और ई पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री कर दिया गया है। तो निकालिए पी कितना होता है, पी पहले गुना कर लो भाई, ये कितना होगा, गुना कर लो यार, कितना होगा जल्दी बताओ, पी का वैल्यू जल्दी बताओ। 4×5 = 20, ठीक है, 4×5 = 20 × 10⁻⁻⁴ तो 2 हो जाएगा, सिंपल। तो माइनस का 2 cos 0 1 होता है, ठीक है, निगेटिव ऑफ माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये कट जाएगा, तो -2 -1 क्या आ रहा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, पी ई का वैल्यू 2 आया है, तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 2 इंटू हाफ। बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का पी डॉट ई कर रहा हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार P2 मतलब कि दूसरे पोजीशन पे जाने के बाद तो एंगल 60 हो रहा है ना, पहला पोजीशन पे तो एंगल 0 है यार। ओहो, पहला पोजीशन पे एंगल 0 है, दूसरा पोजीशन पे जाने पे 60 हो रहा है, तो ऐसा दिक्कत हो सकता है आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये 60 डिग्री दूसरे पोजीशन पे जाने पे है, मतलब कि माइनस का 2 इंटू हाफ यहाँ पे हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -1 + 2, वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 आंसर हो गया। तो कभी कभी ये कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है आपसे लेट हो जाए बनाने में, बट जल्दी से करना है, जल्दी से ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और नीट वाले बच्चे हैं ना, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे PE1 का आ रहा है, मतलब कि डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे PE1 - PE2, डायरेक्ट लिखिए। आप लोग अगर नीट वाले बच्चे हैं तो डायरेक्टली सोल्व किया कीजिए, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। हम जेई वाले को लिए बता रहे थे, उसमें टाइम बहुत होता है। सिग्मा यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, टू इन्फाइनाइट सरफेस 1 2 3 पे बताना है कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सिंपल सा ही है, तो मैं बता चुका हूँ। अगर प्लस सिग्मा है और प्लस सिग्मा इधर है, तो इसके वजह से प्लस इधर की तरफ, इसके वजह से प्लस इधर की तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इधर प्लस वाले की वजह से इसके इधर तरफ, और इसके वजह से भी इधर की तरफ, तो ये क्या होता है बाहर सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट की वजह से इधर की तरफ, एक और प्लेट की वजह से इधर की तरफ, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी हो जाएगा टोटल वैल्यू सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए आंसर क्या होगा, बीच में 0 होगा, बीच में 0 होगा, यहाँ पे 0 है, हाँ ये आंसर हो गया। इधर माइनस ले लिया, डायरेक्शन ले लिया ना, उधर माइनस, इसीलिए, ठीक है। टू इनफाइनाइट प्लेन्स ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर से वही सवाल है, एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री दे दिया है, बस एंगल देके मेरे को थोड़ा घुमा रहा है। सिंपल सी बात है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऐसे थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो भाई, ऐसे बन रहा है, तो ये 90 डिग्री यहाँ से बना रहा होगा, ये 90 डिग्री यहाँ से बना रहा होगा, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे अगर मिला देते हैं, एंगल 60 डिग्री दिया है, तो हमें बोल रहा है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वही ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो ये 30 है और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। देख सकते हैं साफ साफ, इधर वाला जो ये आ रहा था और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा था, और ये एंगल 30 डिग्री आ गया है, 30 ही तो आया है भाई, हाँ। तो इधर वाला जो आ रहा था कि ई था, और दोनों ही सेम होगा क्योंकि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ई का वैल्यू यहाँ पे सिंपल से बता सकते हैं, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए, ई तो दोनों का सेम है, ये भी ई ही है, ठीक है। तो इस ई का वैल्यू देख लेते हैं, ये तो जे कैप में है, मतलब वाई डायरेक्शन में है ही। इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं। तो ई cos 60 इधर, cos 30 इधर आ जाएगा, ठीक है। ई का cos 30 मतलब ई √3/2, cos 30 वही होता है, इधर आ जाएगा एक E/2 sin 30 हाफ होता है। तो साफ साफ पता चल गया कि इस डायरेक्शन में ये एक्स कैप होता है, तो एक्स कैप वाला डायरेक्शन नेगेटिव में आ रहा है, और ये वाला घटा देते हैं। नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा ई, वाई डायरेक्शन में कितना है बच्चों, ई - E√3/2, वो एक्स में कितना आ रहा है नेगेटिव का, E/2। चलिए कर लेते हैं सोल्व। सोल्व क्या करना है, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। वाई कैप में देख सकते हैं, वाई कैप में क्या आ रहा है, वाई कैप में जो आ रहा है हमारे यहाँ पे 1 + √3/2, ई का वैल्यू हमें पता है ना, यही तो होगा। फिर देखिए यही आ जाएगा, ई कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - √3/2, सिंपल। और फिर ये आ जाएगा ई कॉमन, तो हाफ आ जाएगा, तो हाफ आ गया, ये भी माइनस में, ठीक है ठीक है, ये आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है बच्चों। और सवाल कर लेते हैं एक आसान सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरिंग एंड लिविंग इन क्लोज सरफेस रिस्पेक्टिवली। ओके, इंटरिंग है, जो इंटर कर रहा है φ1 है, जो एग्जिट कर रहा है वो φ2 है। मतलब कुछ ऐसा सरफेस मान लीजिए ना, ऐसा इस टाइप का, समझने के लिए ये अंदर गया और यहाँ से बाहर आया, तो यहाँ पे डी ए वेक्टर किधर बनता है, डी ए वेक्टर इधर बनता है, यहाँ पे डी ए वेक्टर इधर बनता है। तो इंटर करने वाला इधर की तरफ, यहाँ पे माइनस का फ्लक्स आ जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे सेम है तो 5+ का आ जाएगा। तो हमको पूछ रहा है क्या होगा, तो नेट फ्लक्स क्या होता है बच्चों, नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। उनको पूछा भी गया है सवाल में कि क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, तो क्यू इनसाइड बता सकते हैं। फाई नेट कितना होता है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि φ2 - φ1 = इनटू में एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर हो गया, यही तो है आंसर।
लग रहे हैं, यही तो है। ठीक है, ये सब सवाल पीवाई क्यू है बच्चों। क्यू चार्ज रखा हुआ है ओ पे क्यूब का, ठीक है। अनदर चार्ज क्यू एट अ प्लेस एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम ओ, यहाँ से ये डिस्टेंस एल है, और क्यूब का जो सारा दिया हुआ है वो सारा एज का लेंथ एल है, मतलब ऐसा है ना, सारा एल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए बी सी डी, यही तो है ए बी सी डी, इधर वाला सरफेस ए बी सी डी है। तो अंदर चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, उसके वजह से एक फेस पे बताया था मैंने, टोटल कितना होता है फ्लक्स, वो होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स थ्रू एक फेस पूछ रहा है तो वो कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेसेज होता है, बताया मैंने। अब यहाँ पे ये चार्ज क्यू इनसाइड में कौन सा है, ये तो बाहर हो गया ना, एल लेंथ बाहर, यहाँ से यहाँ तक तो L/2 होता है तो अंदर, लेकिन L/2 और बाहर, तो मतलब एक ही चार्ज की वजह से आएगा आंसर। वैसा यहाँ पे कोई हमें दिख नहीं रहा है, यही तो आंसर हो जाएगा। कोई भी आंसर नहीं है बच्चों, कोई भी आंसर नहीं है। तो क्या करें अब, मैंने गलत निकाला है? नहीं, ऐसा होता है कभी कभी एग्जाम में, होता है कि आपका आंसर आया उसका आंसर नहीं आया, तो वहाँ पे जल्दी से उसको छोड़ के भागना है, मतलब थोड़ा सा देख लेना है, उसके बाद छोड़ के भागना है, क्योंकि कोई सवाल का आंसर सारा गलत होता है, ठीक है। तो उसको छोड़ देना है, लास्ट में देखेंगे। एक और सवाल काफ़ी आसान सा, जेई 2020 का है, मेंस का है। बोल रहा है कि 3 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एट अ डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड +2Q की वजह से यहाँ पे इधर होगा, -2Q की वजह से इधर होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों कट गया। बस 4Q की वजह से अपने तरफ होगा, तो इसी की वजह से निकाल लेते हैं। ये ऐसे है, ये एंगल 30 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आएगा इधर की तरफ, ई कॉस ऑफ 30 डिग्री, ऊपर की तरफ ई साइन ऑफ 30 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई, ई कॉस √3/2, ये हो जाएगा E/2। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब ये पूछा है, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, के 4Q है ना, 4Q डिवाइडेड बाई KQ/R², तो आर डी ही तो है दूरी, D²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के का वैल्यू 4/4πε0, इतना लिखना जरूरी है क्या? 4Q बोलेंगे नेगेटिव था क्यू, आपने पॉजिटिव लिखा है, गलती कर दिया है। तो बच्चों आप डायरेक्शन हम दिखा दिए ना, नेगेटिव डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो 4 कट गया, पाई तो नहीं कटा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है भाई। तो √3 डिवाइडेड बाई πε0 2πε0 D²। आंसर कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है, ये है, ठीक है। कितना आसान है ना। तो अब हमें आ गया सरफेस क्रॉसिंग इन्वर्टेड एंड हाइट h। सरफेस दिया हुआ है जिसमें कि एक कोन इंसर्टेड है h हाइट का, रेडियस r भी है, ऊपर वाला ये दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कॉनिकल सरफेस, इस नीचे वाले कॉनिकल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये चार्ज क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, तो चार्ज क्यू रखा हुआ है, क्लोज सरफेस बन रहा है, मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल तो यही होता है। तो भाई अब ऊपर कुछ से ढका हो, नीचे कुछ से ढका हो, ढका हुआ है ना पूरा तो ऊपर आधा नीचे आधा जाएगा, क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही पूरा बनेंगे ना। तो ऑब्वियसली बात है, कोई चार्ज रखा हुआ है स्पेस में, कुछ भी ऊपर सरफेस है, तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स आधा जाएगा और नीचे आधा आएगा, पूरा है तो आधा आधा ऊपर ही नीचे ही तो आएगा, चाहे शेप कैसा भी दे रखा हो, सिंपल सी बात है। तो नीचे की वजह से आधा आएगा, तो इसके वजह से फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर की वजह से कितना हो गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो पूछ रहा है कौन की वजह से कितना होगा, तो कोनिकल की वजह से यही होगा, तो क्या दिया, NQ डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट। कट रहा है यहाँ पे 3 बार में, Q से Q, तो N का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। देख सकते हैं 2022 का सवाल है, मैंने भी जेई एडवांस का 2022 में ही दिया था। तो क्या लगता है आपको, मैंने बनाया होगा या नहीं, बताइएगा आप, ठीक है। एक और सवाल काफ़ी आसान सा बच्चों, इन्फिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ मुझे लेमडा दे रखा है, लाइन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, कोई लाइन चार्ज है, मतलब वही इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज है ना, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, यही तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वाईजेड प्लेन से इतना डिस्टेंस दूर है, दिख भी रहा है ना, हाँ दिख रहा है, वाईजेड प्लेन के ऊपर है भाई, ठीक है, वाईजेड प्लेन से इतना दूर है, दिख रहा है बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD लाइंग इन XY प्लेन
विथ इट सेंटर इज एट ऑरिजिन, सेंटर इसका ऑरिजिन है, ठीक है। मतलब ये जो रखा हुआ है ना प्लेन, उस सेंटर पे ही रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, दिख रहा है ना बच्चों, ऐसे करके रखा हुआ है, जेड एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है ऐसे, है ना, वैसे करके। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे पता है, यही दूरी तो है, ये √3/, ये जो है दूरी, यही तो दूरी है, √3a/2, और कुछ नहीं है, ठीक है। और साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से दूरी देखेंगे तो ये इस पॉइंट का यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट का यहाँ पे आएगा, मिलाएंगे अगर तो ऐसा ही तो आएगा। ये पूरा दूरी ए है ना, यहाँ से ये दूरी ए वाला बना देते हैं। मतलब इस टाइप का 3D में अब समझ में आ रहा होगा आपको, अब समझ में आ रहा होगा। ये तार ऊपर है, ये वाली थी नीचे है, थी रेक्टेंगुलर सरफेस। तो बोल रहा है वही कि ये तार की वजह से जो कोई भी चार्ज का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हम पॉजिटिव मान लेते हैं यार, ये इन्फानाइटली है, ठीक है। तो इसके वजह से इस प्लेन सरफेस पे कितना फ्लक्स आएगा, वही पूछ रहा है। आ रहा है समझ में? अब कर सकते हैं ना बच्चों, कर लीजिए खुद से, कर तो सकते ही हैं। क्या है एक्चुअली में, है क्या सवाल, देखिए ऐसे है, और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टाइप का स्लैब बना रखा है, इन्फानाइटली लॉन्ग है। तो भाई इस जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके वजह से क्या होगा, अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज मुझे दे रखा है और इन्फानाइटली लॉन्ग है, पीछे बता रखा है इन्फानाइटली लॉन्ग है, तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियली आउटवर्ड मतलब कि इस डायरेक्शन में ऐसे करके, है ना, ऐसे फैला रहता है इन्फिनिटी तक, है ना बच्चों, बता रखा हूँ मैं आपको। सब डायरेक्शन में, जैसे ये इन्फिनिटली है तो सब डायरेक्शन में इसका ऐसे फैला रहेगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे भी ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, लेकिन एक यहाँ वाला आएगा, यहाँ वाला ऐसे आ जाएगा, और एक यहाँ वाला आने वाला ऐसे आ जाएगा, और बाकी फिर से इधर इधर होगा, ठीक है। समझिए, हर डायरेक्शन में होगा। तो एक यहाँ से यहाँ तक आने वाला क्या हो जाएगा ना, इस फील्ड में आ जाएगा, इस रेक्टेंगुलर प्लेट पे आ जाएगा, है ना, इस प्लेट पे आ जाएगा। तो यही बताना है कि इस प्लेट से कितना पास आउट हो रहा है। इसका एंगल देख लेते हैं, और पूरा का एंगल 360 होता है, उसका जितना एंगल बनेगा वो आंसर हो जाएगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो ये एंगल कितना बन रहा है, एंगल थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। ये डिस्टेंस आपको पता है ना बच्चों, ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है, ये डिस्टेंस ए ही तो है, ये वाला ए ही तो है। ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, ये है एल, छोड़िए ना एल। अब देखिए जो ट्रायंगल बन गया हमारे पास, वो कैसे बन गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ए है, ये एंगल थीटा नहीं पता है, और ये कुछ ओरिजिन है ना, ओरिजिन के बीच से जा रहा है, तो ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही हो जाएगा, है ना, ऐसा समझ रहे हैं ना बच्चों, ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक, ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन बीच में है, बोल रखा है हमें, तो ये ओरिजिन यहाँ से ऐसे करके बना देंगे, ओरिजिन बीच में ही होना चाहिए, तभी तो बोल रहा है। देखिए कहीं पे बोला होगा कि ओरिजिन बीच में है। मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD लाइंग इन XY प्लेन एंड इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन, देख रहे हैं सेंटर ओरिजिन पे है। अब जाके क्लियर हुआ, ये ओरिजिन है 0,0,0, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन बराबर भागों में बांटेगा, तो ये a/2, ये भी a/2। ये लेंथ आपको पता है ना, यहाँ से दूरी तो दे रखा है ना, ये वाला, ये दूरी इसलिए तो दे रखा है, ये वाली दूरी कितना है, √3a/2। तो ये एंगल पूरा थीटा था, पूरा एंगल हमने थीटा मान रखा था, ठीक है, पूरा एंगल थीटा था, तो ये एंगल θ/2, ये भी θ/2, क्योंकि बराबर हो जाएगा। तो एंगल θ/2 कितना आ रहा है, देखिए tan θ/2 कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, tan θ/2 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, बेस इतना है, तो a/2 डिवाइडेड बाई √3a/2। तो ओवरऑल कट उठ जाएगा, कट उठ जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3। तो tan θ/2 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1/√3, तो वो होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से θ/2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 30 डिग्री, मतलब कि थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट था निकालना, ये एंगल हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब आ गया समझ में, ये पूरा 360 डिग्री में, ये पूरा रॉड है, तो ये पूरा 360 डिग्री में ना फैला रहा होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक ऐसे बन रहा होगा, ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा, कैसे बताऊँ कैसे, हाँ देखिए यहाँ से ये ऐसे, यहाँ पे कुछ लेंथ बन रहा होगा, तो यहाँ से बनाने वाला लेंथ का ये वाले एंगल मुझे दे रखा है, ये एंगल मुझे दे रखा है 60 डिग्री। तो पूरा 360 से कितना जाता है, Q/ε0 भाई कोई भी है, कोई भी ऐसे लाइन चार्ज है,
तो पूरे की वजह से जाने वाला ऐसे ऐसे होगा ना सब, तो पूरा 360 डिग्री एंगल है। इसके वजह से कितना आया था, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। अब हमें नहीं पता इनसाइड उनसाइड क्या है, तो 1 डिग्री से कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाई 1/360 डिग्री। भाई यूनिटरी मेथड, तो 60 डिग्री से कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट 1/360 डिग्री इंटू 60 डिग्री, 6 6 36, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट। सिंपल। तो जो रेक्टेंगुलर से पास कर रहा है, इससे इसका फ्लक्स आ गया हमारे पास क्यू इनसाइड बाई 6 एप्सिलॉन नोट। तो क्यू का वैल्यू भी आपको दे रखा है, लेंथ एल का था ना, तो लेमडा का वैल्यू जो दिया होता है ना, लेमडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अरे भाई ये लेंथ एल ही तो है, ये एल एल लेंथ दिया है ना, इसके पैरेलल ही है ना ये लेंथ, तो उसी का लेंथ लेंगे ना जो गॉसियन सरफेस होता है। तो ये गॉसियन टाइप का सरफेस है, तो लेंथ उसका एल है, ये कैपिटल एल था, पीछे देख सकते हैं। तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया, लेमडा एल, यहाँ पे रख देंगे लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नोट। यही तो आंसर हो गया। कितना दिया है देखिए, इसका वैल्यू ऐसे दिया है, लेमडा एल बाई एन एप्सिलॉन नोट, हमें आ रहा है लेमडा एल अपॉन 6 एप्सिलॉन नोट, तो एन का वैल्यू 6 हो जाएगी। कितना आसान है यार, है ना आसान। भाई टाइम लग रहा है बच्चों, लेकिन करना होगा आपको सवाल, ये सब काफ़ी आसान से सवाल हैं, है ना, करना होगा। तो यहाँ तक आने के लिए बड़ा वाला थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।